देश भर में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां गर्म हैं, उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में एक तरफ टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है, तो दिल्ली से सटा हरियाणा भी राजनीतिक लिहाज से पीछे नहीं। हरियाणा में पिछले दिनों जिस तरीके से आम चुनाव संपन्न हुए और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ा। 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। वही कांग्रेस पार्टी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति से साफ हो गई थी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आत्मविश्वास से लबरेज हैं। लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार महज 3 महीने बाद हरियाणा में बनने जा रही है। किसानों का मुद्दा बड़ा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिला सुरक्षा के नाम पर यहाँ कोई किसी तरीके के प्रबंध नहीं है और तमाम जो जन कल्याणकारी नीतियां हमने शुरू की थी, उन तमाम नीतियों को बंद करके हरियाणा के लोगों के हितों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुठाराघात किया है। इसके साथ साथ ओशाम से विधायिका और कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री रही किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद भी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि संगठन किसी के आने जाने से कमजोर या मजबूत नहीं होता। जिसको जहां अपना सियासी आधार मजबूत नजर आता है, वो वहीं पे अपने आप को सहज महसूस करता है और ऐसे में किरण चौधरी का जाना ये उनका निजी फैसला है। भारतीय जनता पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज हरियाणा में दिखाई दे रहा है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान कि किसी के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि पिछले 2 महीने में करीब 100 ऐसे नेता रहे हैं तमाम संगठनों के जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है कि उनको पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो चला गया उसके बारे में अगर ये सब बातें होती रहेंगी, उसके जाने से ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो शायद पार्टी आगे की तरफ देख नहीं पाएगी। लेकिन बड़ी वजह इसकी एक और नजर भी आती है कि जो कांग्रेस पार्टी इसमें आत्मविश्वास में लबरेज दिखाई पड़ती है, उसकी वजह महत्वपूर्ण ये नजर आती है कि 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी को इतना तो समझ में आ गया कि लगभग बीजेपी के टक्कर पे अगर वो खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी को भी अगर 5 मिली है तो 5 कांग्रेस पार्टी को मिले, तो यहां से एक उम्मीद कहने को उनको दिखाई पड़ती है कि हरियाणा के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें 2024 में जो अंत में चुनाव होने वाला विधानसभा का, उसमें कांग्रेस पार्टी एक तरीके सत्ता में जाकर बैठ सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि किरण चौधरी हो या उनकी बेटी हो, उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी किरण चौधरी की जो बेटी है श्रुति चौधरी, वो 14 में और 19 में 2 बार हार चुकी है। तो ऐसे में उनका जनाधार पहले ही खत्म हो गया। अगर वो जाती भी हैं तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। और देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात की, जो बीजेपी लगातार परिवारवाद का विरोध करती है और लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी घेरती हुई नजर आती है कि परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, कि उनके बेटे के हाथ में कमान दिखाई पड़ती है। वही बीजेपी किरण चौधरी को लेती है, उनकी बेटी को लेती है, उस समय उनको परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता। तो कई ऐसे पहलू हैं जो कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर मजबूती के साथ में रखती हुई नजर आएगी। और साथ में अगर आप देखें, किसानों का मुद्दा जस का तस है, उसमें अभी भी बीजेपी घिरी हुई दिखाई पड़ती है। दुष्यंत चौटाला की जो मजबूती थी, अब वो लगातार कमजोरी में बदलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए चांस बनते हुए दिख रहे हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में करिश्माई जीत दर्ज कर सके और लगातार जो 2 बार सत्ता से बाहर रही है, वो एक बार फिर सत्ता में वापस लौट सके। अमन जी, जिस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी अल्पमत वाली सरकार चला रहे हैं, उनके पास बहुमत का आंकड़ा जो है पार पाने के लिए तमाम विधायकों का समर्थन नहीं है, क्या यहाँ पर कोई आपको ये उम्मीद नजर आती है कि नायब सिंह सैनी पर विपक्ष दबाव बना पाएगा, जिससे कि वो विधानसभा चुनाव की तारीखों के पहले ही यहाँ पर अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आए? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर आप देखें जो आंकड़ा होना चाहिए वो आंकड़ा उनके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए बारंबार ये कहा जा रहा है कि भाई अल्पमत की सरकार चलती हुई दिखाई पड़ती है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि देखिए, नायब सिंह सैनी को लेकर ही अगर बात की जाए, तो क्या बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये अपना बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि दिनेश जी, आप देखें कि राव इंद्रजीत किस तरह से लगातार कह सकते हैं कि बार बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, उनके बयान सामने आज रोहतक में रैली थी, आपने दर्शकों को बता दूं, वहां पर भी जो है राव इंद्रजीत सिंह शिरकत करने नहीं पहुंचे। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि देखिए किस तरह से बीजेपी के अंदर लगातार बिगाड़ दिखाई पड़ता है। आप देखिए, अनिल विज की स्थिति किस तरह की दिखाई पड़ती है, नायब सिंह सैनी अलग कह सकते हैं कि कोने पर नजर आते हैं खड़े हुए, खट्टर की भूमिका क्या है। तो तमाम जो बीजेपी है वो उसका आपस में अंतरकलह जो है वो पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर मौका है कि यहाँ
यहाँ पर वो जीत दर्ज करे। और देखिए कई मसले ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अगर जी जान से यानी खेमेबाजी से मुक्त होकर अगर यहाँ पर चुनाव लड़े, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच में अभी भी कह सकते हैं कि कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। और यही वजह लगातार कांग्रेस पार्टी की मात खाने की, उनके जो नेता हैं बड़े लेवल के नेता, उनका आपस में इस तरह से कह सकते हैं कि अंतर्कलह दिखाई पड़ता है कि पार्टी को मजबूती के बजाय कमजोरी जैसी फील होने लगती है। और यही वजह है कि हरियाणा में कह सकते हैं 2019 में भी कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा था कि सरकार बनाने की पोजीशन में है, लेकिन सरकार बनाने से दूर रह गई। अमन जी, आखिरी सवाल ये रहेगा, उत्तर प्रदेश जो कि राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु रहता है, लेकिन अब अखिलेश यादव हरियाणा की तरफ पैर पसारना शुरू कर चुके हैं। दक्षिण हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर जो पार्टी सूत्रों के हवाले से खबरें मिली है, अपने उम्मीदवार अखिलेश यादव उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। अहिरवाल क्षेत्र दक्षिण हरियाणा को कहा जाता है और इसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक का भी मेवात में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्या अखिलेश यादव हरियाणा की राजनीति में कारगर साबित हो पाएंगे और क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ 20 सीटों पर कोई गठबंधन सैक्रिफाइस करते हुए नजर आ सकती है? 20 तो बहुत ज्यादा सीटें होंगी दिनेश जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पार्टी पहली बार या यूं कहें कि बहुत बड़ा उनका जनाधार वहां पर नहीं, आपने सही कहा कि एमआई कॉम्बिनेशन के साथ में शायद सपा सोचे कि यादव और अगर मुस्लिम वोट बैंक उनको मिल जाए तो यहाँ उनको कुछ भला हो जाए। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो मजबूती से लड़े हैं और यहाँ पर जीत दर्ज भी की है, तो मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी चाहेगी कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में उनके जो रिश्ते हैं वो खराब होते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, अगर सपा वहां पर जाती, क्योंकि आपको अगर याद हो मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही समीकरण बने थे, वहां पर भी जो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई कुछ सीटा में दीजिए, हम भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। और आपको याद होगा उस समय कमलनाथ ने क्या कहा था, कौन अखिलेश बखिलेश। तो यानी कि पहले से ही जो चीजें वो दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या अब ये सब कुछ हरियाणा में बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या अखिलेश यादव जो है वो अब कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर 2-4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आए? क्योंकि बसपा की भी लगभग ऐसी संभावना है कि हरियाणा में एक बड़े लेवल पर चुनाव लड़ती हुई नजर आए। और देखिए आकाश आनंद की जिस तरह वापसी हुई है उसको लेकर दिनेश जी ऐसा कहा जा सकता है हरियाणा में भी कई जो पार्टियां हैं वो अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी पहले ही कह रही है कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कई कह सकते हैं जो पार्टियां हैं वो चुनाव में शिरकत करने को तैयार। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मजबूत बात यह है कि उनके पास 5 कह सकते हैं एमपी हैं। और देखिए जो आम आदमी पार्टी के एकमात्र जो प्रत्याशी खड़े हुए कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता, उनको हार का मुंह देखना पड़ता है। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट यह है कि उनके पास 5 सांसद हैं और साथ में कह सकते हैं वोट परसेंट भी उन्हें काफी हद तक बढ़ा है। अगर यहाँ पर गुटबाजी कह सकते हैं खत्म होती हुई नजर आई या लगभग कम होती हुई नजर आई, तो अभी आप मान के चलिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करने की तरफ हरियाणा में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यही दावे भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं। 45 विधायकों के समर्थन की बात करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 3 महीने के बाद 45 विधायक तो कांग्रेस पार्टी ही जीत करके आएगी। यानी कि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का मतलब आधे हरियाणा पर कब्जा कर लेना है। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों का कार्यकाल जो है वो हरियाणा को पीछे धकेलने का कार्यकाल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 जो 2014 तक था, बीजेपी की सरकार आने के बाद एक मजदूर फैक्ट्री हरियाणा को बनाने की शुरुआत की गई है। और ऐसे में आगामी वक्त में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा की जनता बीजेपी को शासन से उखाड़ फेंकेगी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आगामी रणनीतियां तैयार होती हैं और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दावे करते हैं इनको जमीनी हकीकत में बदल पाते हैं। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।